नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का टेस्ट जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। कौन सा टेस्ट है? भाषा व बोली का टेस्ट है। ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ भी लिया है। तो दोस्तों, आज इसका टेस्ट आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप सभी लोग जितने भी हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर भी लिखते रहिएगा और दोस्तों लास्ट में आप जाकर के जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। और ये जितने भी टेस्ट होंगे वो टॉपिक वाइज होंगे। जो टॉपिक हम लोग कवर कर ले जाएंगे वो टेस्ट होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि हिंदी भाषा की आदि जननी है। देखिए, कई तरीके से क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। यहां पर पूछा हिंदी भाषा की आदि जननी। जब भी आदि जननी पूछेगा तो आप संस्कृत पे उत्तर लगाएंगे। ठीक है, किसी भी भाषा की आदि जननी कौन है? संस्कृत है। संस्कृत के बाद आया पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद कौन आया? अपभ्रंश आया। तो आदि जननी आप हमेशा क्या लगाएंगे? संस्कृत लगाएंगे। अगर आपसे केवल यह पूछता कि हिंदी भाषा की जननी कौन है तो आपको लगाना पड़ता अपभ्रंश। ठीक है, या हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है तो आपको अपभ्रंश लगाना पड़ता। क्यों? ये देखिए कंफ्यूजन बार बार रहता है। मैंने इसको देखा और एक नेट जेआरएफ में को पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, और एकदम सेम वही प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी भाषा की आदि जननी है। ऑप्शन दिए गए थे लौकिक संस्कृत, ठीक है, लौकिक संस्कृत, अलौकिक संस्कृत, सॉरी माफ कीजिएगा, वैदिक संस्कृत या अलौकिक संस्कृत जो भी हो। ठीक है, उसके बाद दिया था अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश दिया था और दिया था माफ कीजिएगा, अपभ्रंश नहीं, सौर सेनी अपभ्रंश दिया था। ठीक है, सौर सेनी अपभ्रंश दिया था और वहां पर दिया था पाली। ठीक है, उत्तर कौन सा माना गया था दोस्तों? तो सौर सेनी अपभ्रंश को ही सही उत्तर माना गया था। तो ये चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है। तो जो बौद्ध की भाषा मानी जाती थी वो कौन सी मानी जाती थी? पाली। ठीक है, तो पाली जो भाषा है वो बौद्ध की भाषा मानी जाती थी। बौद्ध की जितनी भी रचनाएं हुई पाली भाषा में हुई है। उसके बाद जो प्राकृत है ये जैन की भाषा थी और संस्कृत जो है इसे वेदों की भाषा कहा जाता है। इसमें भी दो है, कौन सी? एक है वैदिक संस्कृत और एक है लौकिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत है वो वेदों की भाषा थी और लौकिक संस्कृत में जो महाकाव्य लिखे गए वो जो है जैसे रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, पुराण, ये सब किसमें लिखे गए? तो ये सब लिखे गए लौकिक संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न है कि रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो देखिए, रामायण को कितने कांड में बांटा गया? 7 कांड। पहली चीज आप ये समझिए, प्रश्न ये भी बनता है कि रामायण के जो भाग हैं उन्हें क्या कहा जाता है। आपको ऑप्शन में देगा पर्व, कांड, ठीक है, अध्याय, इस तरीके से आपको ऑप्शन में देगा। तो पर्व किसके हैं? महाभारत। कांड किसके हैं? रामायण के। अध्याय किसके हैं? तो अष्टाध्यायी के अध्याय होते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पूछा है सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तो इसमें आपके ऑप्शंस जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, बाल कांड और लंका कांड। तो सबसे बड़ा जो है ये कौन सा है? बाल कांड है, जो कि सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है? किष्किंधा कांड है दोस्तों, जो सबसे कैसा है? छोटा है। सबसे छोटा कौन सा है? किष्किंधा कांड है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ब्रजबुलि के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो है सबसे अलग होते हैं और परीक्षाओं में बनते भी हैं। ठीक है, तो ब्रजबुलि के नाम से मैंने बताया था, तो ज्यादातर लोगों का उत्तर ब्रज भाषा लगता है, लेकिन ये गलत है दोस्तों। ब्रजबुलि के नाम से जाना जाता है किसे? पुरानी बांग्ला को। ये मैंने आपको बताया भी था। नेक्स्ट है, निम्न में से सही क्रम है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा हुआ है, तो सही क्रम आपको बताना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, एक एक करके याद कर लीजिएगा। पहले आपका है बाल कांड। ठीक है, बाल कांड के बाद आएगा आपका अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के बाद श्री राम जी कहां जाते हैं? अरण्य में जाते हैं, मतलब जंगल में जाते हैं, तो अरण्य कांड। अरण्य के बाद आएगा आपका किष्किंधा कांड। ठीक है, किष्किंधा के बाद हनुमान जी लंका में जाते हैं, तो सुंदर कांड। और सुंदर कांड के बाद क्या होता है दोस्तों? लंका कांड होता है। और लंका कांड के बाद उत्तर कांड। उत्तर मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, सातों कांड हो गए। अब यहां से आपको मिलाना है। देखिए, लंका कांड पहले, उसके बाद अरण्य कांड, तो ये भी गलत। ठीक है, बाल कांड के बाद अयोध्या कांड, अयोध्या कांड के बाद सुंदर कांड नहीं आएगा, किष्किंधा कांड आएगा, तो ये भी गलत। अब देखिए, अरण्य कांड, अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड, उसके बाद सुंदर कांड, फिर लंका कांड, तो सी वाला उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो सी वाला आप सही उत्तर लगा देंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी किस भाषा का शब्द है? देखिए, बार बार पूछा गया प्रश्न है ये कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है या हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी तो खुद एक भाषा है, ठीक है, लेकिन
हिंदी भाषा, हिंदी जो शब्द है ये किस भाषा से ली गई है? तो ये कहां से? फारसी से ली गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों कि हिंदी किस भाषा से? फारसी से ली गई है। अगला है, हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? बस यही वाला क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा था दोस्तों। वैसे यहां पर संस्कृत नहीं है ऑप्शन में, लेकिन आप तुरंत लगाएंगे कि अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश में भी अगर दे तो सौरसेनी अपभ्रंश। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश आप उत्तर में लगा देंगे। ठीक है, तो ये है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे आप, यहां पर हिंदी का विकास है, हिंदी शब्द का नहीं, हिंदी का। हिंदी शब्द होता तो फारसी आप लगाते। ठीक है, फारसी से लिया गया हिंदी शब्द, और हिंदी किस भाषा का, किससे है? तो अपभ्रंश से है। अगला है, हिंदी है, हिंदी क्या है? राष्ट्रभाषा, विभाषा, राजभाषा या बोली? तो बोली भी नहीं है, विभाषा भी नहीं है, तो बचा क्या? राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इसमें से क्या है? तो राष्ट्रभाषा होता है जो देश के 80% लोगों के आसपास में बोली जाने वाली भाषा हो। तो हिंदी तो ये है नहीं। ठीक है, लेकिन हिंदी बहुलता में तो बोली ही जाती है। तो संविधान सभा में यह हुआ कि हिंदी को सम्मान तो मिलना ही चाहिए, तो इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाया गया। मतलब क्या है? सरकारी कामकाज की जो भाषा है वो बनाया गया, किसे? हिंदी को। और इसके साथ ही अंग्रेजी जो है ये भी सरकारी कामकाज की भाषा है। वैसे तो कहा गया था कि आजादी के 10 साल बाद जाकर के अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, और अंततः 1967 में राजभाषा जो अधिनियम है उसके द्वारा क्या किया गया? इसको, अंग्रेजी को हिंदी के साथ राजभाषा बना दिया गया। नेक्स्ट दोस्तों, हिंदी को राजभाषा बनाने का विचार सबसे पहले किसने सुझाया था? तो 9वां प्रश्न है आपका, तो किसने सुझाया था दोस्तों? ये सुझाया था मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने सुझाया था? मदन मोहन मालवीय। दो चीजें हैं, एक तो सबसे पहले विचार किसने दिया था? तो मदन मोहन मालवीय। अगर पूछे कि सबसे पहले विचार कहां से आया था, ठीक है, पूछे अगर कहां से आया था सबसे पहले विचार, तो आपका उत्तर तुरंत क्या हो जाएगा दोस्तों? बंगाल से। कहां से आया था? बंगाल से आया था। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव किसने रखा था? ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में आ सकते हैं। तो किसने बनाया था दोस्तों? किसने जो है प्रस्ताव रखा था? दो ऑप्शंस में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन कौन से? गोपाल स्वामी आयंगर और राधा स्वामी। तो दोस्तों किसने किया था? गोपाल स्वामी आयंगर। राधा स्वामी आयंगर का वहां पर नाम ही नहीं है, गोपाल स्वामी आयंगर ने किया था, याद करिएगा। मदन मोहन मालवीय ने सबसे पहले हिंदी को राजभाषा बनाने का सुझाव दिया था, और प्रस्ताव संविधान सभा में किसने दिया? गोपाल स्वामी आयंगर ने। भीमराव अंबेडकर जी क्या थे दोस्तों? तो ये जो है पहले विधि मंत्री थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, संविधान में जो समिति थी। अगला है, हिंदी की राजभाषा का, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, कब हुआ था? 14 सितंबर 1949 को। कब हुआ? 14 सितंबर 1949 को। और इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, कौन सा दिवस? राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, ये राष्ट्रीय। और 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्यों मनाया जाता है? तो 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। कहां पर? नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिए। 12वां है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा कठिन लग सकते हैं, क्योंकि सारी 22 भाषाएं तो आपको पता नहीं होंगी। ठीक है, तो देखिए यहां पर है बोडो, मैथिली, डोगरी। तो आप जानते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है, इन चार को, ठीक है, इसी में आप संथाली भी जोड़ लीजिए, तो इन चार को 2003 में, किसमें? 2003 में 1992, देखिए 1992 का जो 71वां संविधान संशोधन, माफ कीजिएगा, जो 92वां संविधान संशोधन था, 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में हुआ था। तो उसके तहत इन तीन, ये जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों को जोड़ा गया था 2003 में, 92वां संविधान संशोधन। ये जो भोजपुरी है दोस्तों, ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपका उत्तर कौन सा? सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। आपको ऐसे ही प्रश्न मिलेगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी हिंदी की बोली 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए इसमें ऑप्शंस नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों कि ऑप्शन में क्या क्या आपको मिलने वाला था। देखिए यहां पर मिलता आपको कोंकणी, ठीक है, कोंकणी है। उसके बाद आपको मिलता मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, राजस्थानी, और मिलता आपको सिंधी। ठीक है, तो ये ऑप्शन में मैं रखने वाला था। तो आप तुरंत लगाएंगे कि जो राजस्थानी है दोस्तों,
इसको जो है शामिल नहीं किया गया। हिंदी की 8वीं जो अनुसूची है उसमें शामिल नहीं किया गया। बाकी कोंकणी है, मणिपुरी है और दोस्तों एक और है इसके साथ में नेपाली। ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इसे आप याद कर सकते हैं। नमक, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। इनको कब जोड़ा गया था? तो इनको जोड़ा गया था दोस्तों 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां कब? 1992 में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे नमक को। राजस्थानी जो है इसमें शामिल नहीं है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? 14वां प्रश्न, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे दोस्तों? तो ये भी मैंने बताया था कौन थे, स्वयंभू थे। अपभ्रंश के महाकवि स्वयंभू, और इनकी कौन सी रचना थी? पौमचर्यु। कौन सी रचना थी? पौमचर्यु। और दोस्तों इसका मतलब होता है राम जी का चरित्र या श्री राम का चरित्र। ठीक है, और श्री राम का चरित्र अगर आप देखेंगे तो किसने लिखा था? वाल्मीकि जी ने लिखा था। किस नाम थे? रामायण के नाम से लिखा था। रामधन अयन मतलब श्री राम जी का चरित्र। ठीक है, मतलब कि इन्होंने अपभ्रंश में लिखा और इन्होंने किस में लिखा था? इन्होंने जो है संस्कृत में लिखा था, लौकिक संस्कृत में इन्होंने लिखा था वाल्मीकि जी ने। अब देखिए इनको भी रामायण की रचना, अपभ्रंश में रामायण की रचना करने के कारण स्वयंभू को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 15वां प्रश्न, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो आपको पता है कौन कौन सी है? जयमार, मैंने बताया था जयमार, मेवामाल। ठीक है, जयमार, मेवामाल, ये ट्रिक मैंने बताया था। जयमाल, जय से जयपुरी, ठीक है, मार से मारवाड़ी, मेवा से मेवाती और माल से मालवी। ठीक है, ये चारों बोलियां थी। जयपुरी को ही कहते हैं ढूंढारी। कौन सी? ढूंढारी कहते हैं जयपुरी को ही। तो ये चारों देख लीजिए, मारवाड़ी भी है इसमें, मेवाती है, ढूंढारी भी है। बुंदेली जो है यही इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो बुंदेली जो है इसमें शामिल नहीं है, तो आप याद रखेंगे। और बुंदेली किसकी है? तो ये दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। किसके? सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में भी बात करें तो ये आती है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी में जो है ये कौन सी है? बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। ठीक है, डन है। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि खड़ी, ये देखिए कड़ी हो गई। खड़ी बोली कहां बोली जाती है? तो निम्न में से खड़ी बोली कहां बोली जाती है? तो आपको खड़ी बोली का क्षेत्र बताना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो खड़ी बोली का क्षेत्र है वो कौन सा है? मेरठ। सी वाला आपका उत्तर है, मेरठ खड़ी बोली का क्षेत्र है। अब दोस्तों एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूं कि यहां पर मैंने बताया कि कथा हो रही है, तो इस वजह से बिल्कुल भी एक मतलब लाइव क्लास लेने का कोई चांस ही नहीं है। और वैसे भी मैं ये क्लास बाहर जाके दूसरी जगह रिकॉर्ड करके आपको इसीलिए दे रहा हूं, अदरवाइज मैं ये टेस्ट जो है लाइव कराने वाला था, लेकिन आपको कोई ना कोई चीज मिलनी चाहिए। और दोस्तों आज जो है आपका प्लेलिस्ट जो है, चैनल का पूरा प्लेलिस्ट मैं एडिट करने वाला हूं, तो इसीलिए एक ही क्लास से आपको आज काम चलाना पड़ेगा। बाकी सारी क्लासेस अब मंडे से एक टाइम टेबल में सेट करने वाला हूं, तो मंडे से रेगुलर क्लास आपको मिलने लगेंगी। कल जो है संडे को केवल करंट अफेयर्स की क्लास और टेस्ट जो भी रहेगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो तैयार रहिएगा आप लोग। तो खड़ी बोली कहां कहां बोली जाती है? तो ये मेरठ में बोली जाती है। अब देख लीजिए दोस्तों, खड़ी बोली का अगर आप क्षेत्र देखेंगे तो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, जो भी उसके आसपास के क्षेत्र है वो खड़ी बोली के होते हैं। देखिए झांसी जो है यहां पर कौन सा? बुंदेली बोली जाती है। कानपुर में कन्नौजी। ठीक है, और अलीगढ़, अलीगढ़ कहां है दोस्तों? मथुरा के बगल में है, तो अलीगढ़ में कौन सा हो जाएगा? ब्रज भाषा। ठीक है, तो अलीगढ़ में ब्रज बोली जाती है, याद रखिएगा। 17वां प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? तो ये तो मैंने शुरू में ही आपको बताया। कहां पर? नागपुर में आयोजित हुआ था 10 जनवरी 1975 को नागपुर में। इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि 2023 में कहां पर होगा सम्मेलन? तो 2023 में फिजी में होगा, ये आप याद रखेंगे, आपके करंट के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। अगला 18वां, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है, ये वीडियो में पूछा गया प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा गया है? ठीक है, या आपसे पूछेगा संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है का प्रावधान किया गया है? तो आपको पता ही है कि संविधान के कितने से कितने अनुच्छेद में राजभाषा के बारे में दिया गया है। तो आपको पता है 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में दिया गया है। लेकिन ये जो राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है ये अनुच्छेद 343 में दिया हुआ, मतलब ये वाला आपका राइट आंसर होगा। 344 ए के अंतर्गत राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। किसका?
राजभाषा आयोग का गठन किया गया था? और अगर मैं आपसे पूछूं कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो आप तुरंत बताएंगे 1955 में। और दोस्तों कौन थे पहले अध्यक्ष? तो बीजी खरे, बीजी खरे, बाल गंगाधर खरे थे इसके अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है? तो यहां पर भी मैं कई सारी चीजें आपको बताऊंगा। आपको पता ही है इसका उत्तर कौन सा है दोस्तों, आंध्र प्रदेश है। लेकिन कब बना था यह भी प्रश्न पूछा जाता है, तो 1953 में बना था। और दोस्तों राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? देखिए अभी मैंने बताया कि जो है, माफ कीजिएगा, राजभाषा आयोग का गठन तो 1955 में हो ही चुका है। यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि राज्य पुनर्गठन आयोग कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग। कौन सा? राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन मतलब पुनः राज्य बनाने वाला जो आयोग था वो कब गठित किया गया था? तो ये हुआ था 1953 में ही। और 1953 में ही जो है ये एक आंध्र प्रदेश अलग से भाषाई आधार पर राज्य बना। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो फजल अली जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ये प्रश्न पूछता है। अगला 271वें संविधान संशोधन के अंतर्गत निम्न में से किस भाषा को नहीं जोड़ा गया था? तो 71वें में 3 जोड़े गए थे। कौन से? न, म, क। नमक, नमक से ना से नेपाली, का से कोंकणी, माफ कीजिएगा, का से कोंकणी, ठीक है, और मां से कौन सी? मणिपुरी। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था। सिंधी को किसमें जोड़ा गया था दोस्तों? तो सिंधी को जोड़ा गया था जो 21वां था, 21वां संशोधन। ठीक है, 21वां संशोधन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। तीनों के बारे में आपको पता है, एक था आपका कौन सा? 21वां, एक था 71वां, और एक था कौन सा? ये था आपका 92वां। ठीक है, 92वां। तो ये 3 थे। 21वां आपका 1967 में, 71वां आपका हुआ था दोस्तों 1992 में, और 92वां हुआ था 2003 में। इसमें कौन कौन सा जोड़ा गया? सिंधी, इसमें जोड़ा गया नमक, कोंकणी, मलपुरी, नेपाली, और इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़े गए। अगला है, उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कब घोषित की गई? देखिए हिंदी तो संविधान बनते समय ही घोषित कर दी गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1989 में उर्दू को कौन सी दूसरी जो है राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। मतलब उत्तर प्रदेश राज्य में कामकाज की भाषा का दर्जा दिया गया है, किसे? उर्दू को दिया गया है, याद रखेंगे। 22वां प्रश्न, यूजीसी द्वारा किस दिन को भारतीय राजभाषा दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों भारतीय राजभाषा दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा। मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा। ठीक है, तो किसे किया गया है दोस्तों? तो ये आपको पता ही है, ये करंट के क्वेश्चन में भी है। 11 दिसंबर को मनाने की घोषणा की गई है। बात करें 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ठीक है, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और 21 फरवरी को कौन सा? मातृभाषा दिवस। कौन सा दिवस दोस्तों? मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 23वां आपका प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बस यही तो, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको वीडियो में पूछा गया था कि जो ब्रज भाषा है, ठीक है, जो ब्रज बोली है या भाषा आपको कहा जा सकता है, कि ये जो है दोस्तों किस बोली के अंतर्गत आती है? जो ब्रज भाषा है ये किस बोली के अंतर्गत आती है, या निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो उसमें ऑप्शंस दिए गए थे। यहां पर थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं आती है। तो देखिए मैंने बताया था ना, ब्रज के बाग में कनवा खड़े खड़े बोल रहा था। ठीक है, तो खड़े खड़े बोल रहा था ब्रज के बाग में, तो ब्रज हो जाएगा, बाग से बांगरू हो जाएगा, खड़े से खड़ी हो जाएगा, कनवा से कन्नौजी हो जाएगा, और बोल रहा था से बुंदेली हो जाएगा। मतलब ये भी है, ये भी, ये भी है, ये तीनों किसमें आते हैं? पश्चिमी हिंदी। बघेली आपका अलग हो जाता है। ये किसमें आता है दोस्तों? तो ये आता है पूर्वी हिंदी में। किसमें आता है? पूर्वी हिंदी में 3 आते हैं। कौन सा? अवक्ष, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये उसमें आता है पूर्वी हिंदी में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां है, तुलसीकृत विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी 3 रचनाएं, विनय पत्रिका है, कवितावली है, ठीक है, और रामचरितमानस है। क्या है? रामचरितमानस, जो कि बार बार पूछा जा चुका है, रामचरितमानस। तो विनय पत्रिका और कवितावली जो है ये दोनों दोस्तों किसमें है? ब्रज भाषा में है। तो ये दोनों आपका उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा में। रामचरितमानस किसमें है? अवधी भाषा में है। तो रामचरितमानस भी आप याद रखेंगे अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चंपू काव्य है, ये भी मैंने बताया था। तो पहला चंपू काव्य भी मैंने बताया था कौन सा है, और चंपू काव्य क्या होता है।
तो चंपू काव्य होता है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया हो, चंपू काव्य होता है। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था दोस्तों कि चंपू काव्य जो है पहला कौन सा था, तो ये नाम था दोस्तों राउल वेल। क्या नाम था? राउल वेल। और किसने लिखा था? तो रोड़ा कवि थे, इन्होंने लिखा था राउल वेल, जो कि चंपू काव्य है। और अगर मैं बात करूं कि यही जो राउल वेल है ना, यही अवधि का प्रथम ग्रंथ है। क्या है? प्रथम ग्रंथ भी है राउल वेल। रोड़ाकृत राउल वेल जो है अवधि का पहला ग्रंथ भी माना जाता है। 26वां प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखित पहला महाकाव्य है। देखिए, खड़ी बोली में जो लिखित पहला महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है। कौन सा है दोस्तों? प्रिय प्रवास है। किसने लिखा है? तो हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी द्वारा लिखा गया महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य। अब यहां पर बात करते हैं रामचरितमानस किसमें लिखा गया है? तो ये लिखा गया अवधि में। ठीक है। पद्मावत किसमें लिखा गया? देखिए, ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम ये किसकी रचना है जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की। किस भाषा में है? तो ये भी अवधि भाषा में है। कवितावली और विनय पत्रिका दोनों किसकी रचना है? तो तुलसीदास जी की। किस भाषा में है? ये किसमें है दोस्तों? ब्रज भाषा में है। तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों रचनाएं किसमें है? ब्रज भाषा में है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैथिल कोकिल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता है कि मैथिली के विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसने दिया था? विद्यापति जी ने दिया था। तो इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। मैं एक बार फिर आप लोगों को दोस्तों बता दूं कि आज जो है आपके चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसको मैं अच्छे से अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको वीडियोज को खोजने में दिक्कत ना हो और जो पुरानी वीडियोज है उनको आप आसानी से पा सके। ठीक है। चलिए, तो आज ये क्लास रहेगी, उसके बाद मंडे से आपकी बाकी क्लासेस में रन करा दूंगा, तो अच्छे से चलेंगी। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिएगा बिल्कुल। जितनी भी उम्मीद से आप जुड़े हैं वो सारी उम्मीद आपकी कायम रहेगी, बिल्कुल भी टूटने नहीं पाएगी कहीं से भी। चलिए, अब यहाँ पर विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और दोस्तों इनकी एक रचना है, कौन सी? पदावली। ठीक है, तो इनकी रचना का नाम क्या है? पदावली है। ये भी आप याद रखेंगे। अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, चलिए इनका नाम क्या है दोस्तों? इनका नाम है हरिऔध। इनका उपनाम है हरिऔध। ये उपनाम आप याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का उपनाम क्या है? अज्ञेय इनका उपनाम है, ये भी पूछा जाता है। और उपेंद्र नाथ का उपनाम पूछा जा चुका है, क्या है? अश्क है। उपेंद्र नाथ अश्क कहा जाता है इनको। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय का नाम आपको याद करना है दोस्तों। इसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था, पूछा था कि सही क्रम में क्या है? पहले हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है? तो इसको याद करने का ट्रिक है, सा पहले का और ही, जो सही है वही सही है। सा से सच्चिदानंद, हा से हीरानंद। 28वां प्रश्न है कि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। तो अर्धमागधी, अर्धमागधी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? पहले तो ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन सी आती है? अर्धमागधी में आती है पूर्वी। ठीक है, पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती है? तो 3 आती है। कौन कौन सी? अवक्ष। ठीक है, अवक्ष, तो ये बा है। आ से अवधि, बा से बघेली और छा से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए कौन कौन सी है। बघे, तो इसमें एक ही है बघेली। ठीक है, तो यही आपकी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। बांगरू और ब्रज भाषा किससे विकसित हुई है? पश्चिमी हिंदी से है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी। और अगर देखें तो सौरसेनी अपभ्रंश से है। भोजपुरी की बात करें तो ये बिहारी, बिहारी बोली है, उससे आई है। भोजपुरी, मैथिली, मगही, भोजपुरी तीनों है। और अगर आप अपभ्रंश पूछे तो ये मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? वीडियो जो आप 2018 में परीक्षा दे चुके हैं उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। अब यहां पर देखिए, यहां पर 2 जो बोलियां हैं वो बोली जाती हैं कहां पर? उत्तर प्रदेश में। एक तो है कन्नौजी और एक तो है बुंदेली। अभी आपने देखा था कन्नौजी का केंद्र है कन्नौज और कानपुर में बोली जाती है बुंदेली। झांसी आपने अभी देखा था ना, तो बुंदेली जो है ये बुंदेलखंड में बोली जाती है दोस्तों। और झांसी वगैरह जो क्षेत्र है वहां का, ठीक है, झांसी, ग्वालियर, ये सभी बोली जाती है वहां पर। लेकिन जो आयोग ने माना था वो किसे? कन्नौजी को माना था, क्योंकि बुंदेली जो है ना ये यूपी के अलावा और बगल वाले स्टेट में भी बोली जाती है। कन्नौजी जो है आपका केवल उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, इसीलिए इसने कन्नौजी मांगना था। लेकिन उत्तर दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप दोनों उत्तर लगाते हैं अगर, तो भी आयोग के द्वारा वो सही माना जाएगा, ये तो श्योर है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि इन दोनों में कन्नौजी आप लगाने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हिंदी भाषा का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? ये मैंने अलग से क्वेश्चन इसलिए डाला है क्योंकि मैंने ये
सेशन में बताया था, जब मैं क्लास ले रहा था तो वहां भी इस पर डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो देखिए जो पहला मिला था दोस्तों, किसे मिला था? पंत जी को मिला था। कब मिला था? आपको सन भी याद कर लेना है। तो ये मिला था 1968 में। ठीक है, 1968 के बाद अगर आप इसमें 4 साल जो लेंगे तो 1972 में किसे मिला था? दिनकर को मिला था। ठीक है, 1972। इसके बाद दोस्तों अगर आप इसमें 6 साल और जोड़ लीजिए 1978, तो 1978 में मिला था अज्ञेय जी को, और इसमें फिर 4 साल जोड़ लीजिए तो 1982 में मिला था महादेवी वर्मा जी को। अब रचनाएं देख लीजिए, दिनकर को मिला था उर्वशी पर। ठीक है, किस पर? उर्वशी पर मिला था दिनकर जी को। अज्ञेय जी को मिला था कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है कितनी नावों में कितनी बार। पंत जी की रचना थी चिदंबरा, जिस पर पहला ज्ञानपीठ मिला था हिंदी का। महादेवी वर्मा जी को मिला था किस पर? यामा पर। ठीक है, तो ये कृतियां आप याद रखेंगे, आपसे पूछी भी जा सकती हैं। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो गणेश जी शंकर कुरूप। ठीक है, तो उन्हें मिला था। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, इतनी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में आ भी सकती हैं। अब आगे जो टेस्ट होगा हमारा वो वर्णमाला से होगा, और मैं पीछे के भी कुछ क्वेश्चंस जरूर रखूंगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सेशन दोस्तों। और मैंने बार बार बताया आपको कि क्लासेस क्यों नहीं चल पा रही हैं, और मैं खुद परेशान हो गया हूं। और लेकिन फिर भी आपका काम जो है बीच बीच में थोड़ा बहुत रुकेगा, लेकिन चलता रहेगा। आज मैं कुछ अलग से काम कर लेता हूं अगर क्लास नहीं चल रही है तो, कि मैं प्लेलिस्ट एडिट कर देता हूं एकदम अच्छे से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।